हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑफलाइन बैचेस बाय टीम कंपटीशन एट जयपुर। और इसमें जो बच्चा 10th से 11th में जा रहा है, 11th से 12th में जा रहा है या 12th से 13th में जा रहा है, जो बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेई 2026 के लिए या जेई 2027 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप कंपटीशन में एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज यू मस्ट नो कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आपका टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज हो। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैच की बात कर लेते हैं, और ये ऑफलाइन बैचेस के लिए वीडियो है। टीम कंपटीशन के ऑनलाइन बैचेस भी हैं और उसके लिए सेपरेट वीडियो है। ये केवल ऑफलाइन बैचेस के लिए, और ऑफलाइन सेंटर हमारा केवल जयपुर में है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 11th वाले बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चों ने इस साल 10th दिया होगा 2025 में, और अब वो जेई 2027 के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए 11th में जो बच्चा अपना मतलब बोर्ड अपना 11th का स्टार्ट करेगा, बोर्ड की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद जो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, उसके लिए हमारा बैच है प्रथम स्टार ऑफलाइन। हमारा सेंटर केवल जयपुर में है। तो इस बैच के पर्टिकुलर जान लेते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 27 मार्च 2025 से ये बैच स्टार्ट होगा, पहला चीज। दूसरा जो एंड डेट है, एंड डेट का मतलब क्या है कि 11th का जो पोर्शन है, वैसे तो मोटा मोटा ये जो सीबीएसई के 11th का पोर्शन है उसी के साथ मैच होता है, बट थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है चैप्टर्स में कि कुछ चैप्टर हम जेई के हिसाब से जो पढ़ाते हैं, 12th वाले कुछ चैप्टर 11th में पढ़ाते हैं, 11th वाले कुछ चैप्टर 12th में पढ़ाते हैं। क्योंकि जेई की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है, और बच्चा जब 10th से 11th में जाता है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा एक जंप फील होता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में बच्चे को थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए, ताकि एक बार जब वो ट्यूनअप हो जाए तो फिर वो लोड ले पाए। इसलिए कुछ चैप्टर डेफिनेटली 12th में भी शिफ्ट किए जाते हैं। दो 90% के आसपास, आई वुड से 90% से भी इवन ज़्यादा, जो सीबीएसई का 11th का सिलेबस है वही मैच करता है। तो जो 11th वाला पोर्शन है उसकी जो क्लासेस शेड्यूल होगा, उसकी क्लासेस मतलब जो लगेंगी यहाँ पे ऑफलाइन में, वो मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि 31 दिसंबर तक लगेगा, मतलब दिसंबर एंड तक क्लासेस होगा। और उसके बाद हमारे 12th के बैचेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो चाहे तो बच्चा वो 12th का स्टार्ट इमीडिएटली कर सकता है, और चाहे वो अप्रैल तक वेट कर सकता है, और बाकी टाइम में रिवीजन और अपने जो भी 11th के स्कूल के एग्जाम है उन पे ध्यान दे सकता है। जो फीस है इस बैच के लिए दैट इज़ 90,000 अगर बच्चा वन टाइम पे करता है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एंड उसमें जो फीस है वो 1 लाख आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 का है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40,000 का है। फीस डिपॉजिट करने के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, दैट इज @tetra021। और इस बैच में इनरोल कराने के लिए हमने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप ऑनलाइन ही इनरोल कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जयपुर के बाहर से आते हैं, तो ऐसा हो सकता है वो अपनी सीट फिक्स करने के लिए अभी ही इनरोल करा लें। तो आप हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी आप, मतलब जो अकाउंट है, जिसकी अकाउंट की डिटेल दी गई है, वहाँ पे आप फीस डिपॉजिट करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया 11th वाला बैच। नेक्स्ट आता है प्रखर स्टार ऑफलाइन, दैट इज ये हमारा 11th से 12th में जो बच्चे जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो बच्चे हमारे 11th में पढ़ते थे वो 12th में जाएंगे, वो भी इस बैच के अंदर होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर इन्होंने कहीं से 11th की होगी, या फिर कुछ बच्चों ने 11th किया नहीं होगा और वो अब 12th वाला पोर्शन टीम कॉम्पिटिशन के साथ ऑफलाइन में करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे बैच का नाम है प्रखर स्टार। ये हमारा 20 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। इसमें जो क्लासेस शेड्यूल होगी वो नवंबर के लास्ट तक होगा। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो फीस है दैट इज 95,000 अगर वन टाइम दिया जाता है। बाकी की जो पर्टिकुलर्स हैं वो सेम है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वाले केस में जो 12th वाला पोर्शन है ये, ठीक है, वो वाला सिलेबस कवर कराया जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे 11th में कहीं और पढ़े हैं, फिर जब वो यहाँ पे एडमिशन लें तो फिर उन्हें लगे कि 11th के साथ तो हमारा मिसमैच है, हमारे ये चैप्टर 11th में नहीं पढ़ाए गए थे जो यहाँ पे पढ़ा दिया गया है कॉम्पिटिशन में। तो उस चीज़ की चिंता ना करें, हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ जाके बच्चा 11th वाले चैप्टर ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकता है। और जो हमारी 11th की क्लासेस लगती हैं वहाँ पे चाहे तो वो सीधा सीधा फिजिकल क्लासेस भी अटेंड कर सकता है। तो दैट परमिशन वी विल बी गिविंग कि अगर कुछ चैप्टर का मिसमैच है तो दैट कैन ईजिली बी मैनेज्ड। नेक्स्ट इज ड्रॉपर्स हम जिसको बोलते हैं, या 13th के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है 2025 में, अब वो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे बैच का नाम है प्रवीण स्टार ऑफलाइन। इसका जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 27 मार्च 2025।
अच्छा, अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उस बात का मतलब ये कि या तो उसका 2025 की जेई के लिए वैसे तो वो बच्चा एलिजिबल था या होगा, बट हो सकता है कि उसने तैयारी ढंग से ना की हो या ऐसा भी उसने किया ही ना हो, तो फिर वो जो ड्रॉप लेने का जिसने मन बना लिया है उसके लिए ये बैच है। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं वो बोलेंगे कि मेरे को ड्रॉप तो लेना ही है बट मेरे को ये जो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आएगा अप्रैल में वो भी देना है। तो ऐसे बच्चों के 17 अप्रैल से भी बैच स्टार्ट होगा, तो इनमें से किसी भी डेट पे आप आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जगह पे बैच स्टार्ट होगा। जो इसका टेंटेटिवली ये जो बैच की क्लासेस होगी वो 10 दिसंबर तक खत्म होगा, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम होगा 2026 के फर्स्ट मेंस का एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा। ये ठीक है, लगभग 20 के आसपास हो रहा है अभी, तो 20 से 30 के बीच में, सो दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम कि हम प्रॉपर्ली रिवाइज कर दें। और जो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है उसको A to Z एंड टू एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज हो गया, लास्ट में रिवीजन क्लासेस हो गया, तो वो सब चलता है। तो उसके लिए जब लास्ट में अगर हमने यहाँ पे 10 दिसंबर के आसपास कोर्स फिनिश कर दिया तो यू विल हैव एम्पल टाइम कि हम एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लें ढंग से, खूब सारे टेस्ट दे लें, ताकि पेपर किसी भी तरह का आएगा, क्योंकि पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो हर तरह की प्रैक्टिस कराना जरूरी होता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स भी ऑफकोर्स जो टेस्ट होते हैं वो चलते रहते हैं, बट लास्ट में यू विल हैव सफिशिएंट टाइम कि हम एक बार पूरे को कोर्स को ओवरव्यू करके बहुत अच्छा पंच दे सकते हैं फर्स्ट मेंस के अंदर। इसकी जो फीस हमने रखा है दैट इज 99,000, जो बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी कम है। क्वालिटी में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आप नेशनली रेप्यूटेड या फिर जिनका आपने नाम सुन रखा होगा, वो जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तीनों ही बैच में, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे 13th का हो, उन सर्विसेज से हम प्लस सर्विस ही देंगे, और जो फीस है उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये ठीक है, ताकि हमने इसको अफोर्डेबल बनाया, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो 13th में आते हैं वो ऐसे भी आते हैं जिन्होंने 11th 12th में ऑलरेडी फीस दी हुई होती है, तो उनके लिए इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि एक बार फिर शेल आउट करना। तो इसलिए जो फीस है वो ऑलरेडी बहुत कम रखा गया है। बाकी की जो डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर हो गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और यहाँ पे इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है दैट यू कैन सी। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है डेट में या फिर फीस से रिलेटेड, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, दैट इज @Tetra021। आगे चलते हैं। अब आता है कि इस बैच में पढ़ाएगा कौन। तो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले गए हैं, हैंड पिक्ड फैकल्टीज़ हैं। और उनमें से जैसे जो फिजिक्स की टीम है, किशन सर और अर्पित सर पढ़ाएंगे। जितनी भी फैकल्टी हमारे यहाँ सब IIT और NIT से ग्रेजुएटेड हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और हमारी मेंटरशिप के अंदर ही उनको ग्रो किया गया है, ताकि ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है टीचिंग का वो उनका निखर के आ सके। केमिस्ट्री की टीम में उदय सर है, UDB सर हैं एंड रोहित सर है, और मैथमेटिक्स की टीम में रजत सर और दीपक सर इन बैचेस में क्लासेस लेंगे। अच्छा, यूजुअली आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपको एक बैच अलॉट कर देंगे, और इट विल बिकम ए ब्लैक बॉक्स आपके लिए कि पता नहीं किस तरह के टीचर आएंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी। और अगर लोअर ऑर्डर बैचेस में कोई बच्चा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल 3 गुड फैकल्टीज। और अगर कोई बच्चा मतलब अपने लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी ये डिफिकल्टी आती है, क्योंकि लोकली यूजली तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल जाएं, फिर वो पूरे साल एक सिस्टम चला के अच्छा पढ़ा भी दें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और जो सो कॉल बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो आपको वहाँ आप पूछ भी नहीं सकते कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, वहाँ पे तो इट इज़ ए ब्लैक बॉक्स। आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन बच्चों को पता लगता है कि मेरा केमिस्ट्री में जो ट्यूनिंग है वो मेरा सही से नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो बच्चा इधर उधर फिर ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए भागते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम की वजह से ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं। बट ऐसे करने में क्या होता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है, तो बच्चे के लिए टाइम निकालना, मतलब अगर एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और वहाँ पे वो क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, फिर सारे टेस्ट भी दे रहा है, रिवीजन भी दे रहा है, ये काम कर ले, यही बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं टायरसम वर्क होता है। बच्चा 12-12 घंटे पढ़ के भी इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो देयर आर इनफाइनाइट मटेरियल, और ओवर द ईयर्स थ्योरी तो चेंज नहीं हुआ है, जितना भी जैसे आज से 20 साल पहले जो था थ्योरी आज भी मोर और लेस वही है, बट जो 20 साल में क्वेश्चंस आए हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशंस आई हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट बन गया। तो इसलिए इट हैज़ बिकम वेरी बर्डनसम जो प्रिपरेशन होता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, स्पेशली जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी 10th से 11th में आ रहे होंगे, या फिर जिन्होंने बच्चों ने 12th पास किया होगा और उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होगा,
उनको शायद जो मैं अभी बोल रहा हूँ उनको ज़्यादा चीज़ कनेक्ट नहीं होगा, बट आप कहीं पे भी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे शायद 15-20 दिन में या एक महीने में आपको ये चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका आपको सेंस समझ में आने लग जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रिपरेशन आज की डेट में हाईली जिसे बोलते हैं टेक्निकल हो गया है, क्योंकि एक एक एस्पेक्ट पे काम किया जाता है कि कम टाइम में हम कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र किया जा सके, इफेक्टिव ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि उस बच्चे का मार्क्स या फिर जो रैंक है उसको इंप्रूव किया जा सके। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में जैसा मैंने बोला इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सेम बैच में आपको अच्छे फैकल्टी मिल जाए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले इसलिए बताते भी नहीं है कि कौन से टीचर्स हैं ये, ठीक है। वी प्ले वेरी फेयर, मतलब वी आर वेरी ट्रुथफुल। ये आपको हमारे YouTube चैनल से भी पता लग जाएगा, इसलिए हम पहले से ही बता रहे हैं कि कौन कौन क्लासेस लेगा। एंड इन सभी टीचर्स के लेक्चर हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। उन लेक्चर्स का हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो आपको आने से पहले ही पता होगा कि कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आप उसके साथ जेल कर पाते हैं, आप अगर उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है, इस पे कोई भी इफ एंड बट नहीं लग सकता। वैसे तो यूजली हमारे दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि अगर बड़ी कंपनी होगी तो वहाँ यूजली इन सब चीज़ों का टेक केयर होगा, बट अगर आप IIT JEE स्पेस को फॉलो करते हैं तो पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी धराशायी हो गई हैं, कितने बड़ी बड़ी सो कॉल्ड जो 20-20 साल या 30-30 साल से जो कंपनीज हैं, उन्होंने कहा पे बहुत सारे सेंटर्स पे कोर्स ही कंप्लीट नहीं कराया। अच्छे और बुरी फैकल्टी की बात तो बाद में आती है, उन्होंने कोर्स ही कंप्लीट नहीं कराया। तो ऐसे में जो बच्चा है, बच्चे के लिए तो IIT में स्पेशली जो 13th वाले बच्चे हैं ये लास्ट मौका है। मतलब एक तो वो 12th के साथ दे सकते थे, एक 13th के बाद दे सकते हैं, उसके बाद वो एलिजिबल भी नहीं है। तो उनके लिए तो जो भी उनका प्रोफेशनल कैरियर है अपने 25-30 साल का, वो काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म का मतलब कि किस तरह का इंस्टीट्यूट मिलता है, कि IIT दिल्ली जाते हैं या दूसरी IIT जाते हैं, फिर किस तरह का ब्रांच मिलता है। तो उनके लिए तो बहुत स्टेक्स हाई हैं इस साल जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए इन सभी फैकल्टीज़ के जो लेक्चर्स हैं वो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं, और आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप तसल्ली से उसको देखिए, और फिर आपने अगर और कोई भी ऑप्शन वे इन करना है कि ये फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, आप उनको भी देखिए, और जहां आपको जमे फिर वहां आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ये ठीक है, जस्ट बिकॉज के एक कंपनी का जो टर्नओवर है वो मान लिया 1000 करोड़ है, दैट डज नॉट गिव यू द गारंटी कि वहां पे टीचिंग आपके हिसाब से बेस्ट दी जा रही होगी। दिस इज फॉर श्योर शॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू पॉन्डर। सबसे पहले वन स्टॉप सोल्यूशन। उसका मतलब क्या है कि अगर आप कंपटीशन में एडमिशन लेते हो तो आपको किसी भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं, कोई रिवीजन कोर्स लेने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग। जो मटेरियल है वो हम देंगे ऑफ कोर्स, और मटेरियल हमने जैसे जो भी हम मटेरियल बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर्ली ग्रेड करना पड़ता है। हर साल चीज़ों को प्लान करना पड़ता है कि जैसे इस साल के जो पेपर आए उसमें कुछ कुछ चीज़ें नई आई होंगी, फिर उस नई चीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने कोर्स के अंदर वो प्लान करना पड़ता है। और प्लान करने का मतलब ये है कि यू हैव सेवरल थिंग्स। आपके पास एक पैकेज होता है, मतलब जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, कि चैप्टर खत्म करने के बाद जहां से हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, रिवीजन कराने के लिए रिवीजन DPP भी होती है। तीसरा, फिर टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट भी क्यूमुलेटिव टेस्ट भी होते हैं, और लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम इन सारी चीज़ों का हेल्प लेते हैं। तो कहाँ पे किस तरह की चीज़ों को एकोमोडेट करना है, इसमें हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी चाहिए होता है। और जो हमारे कंपटीशन के अंदर जो कोर टीम की, मतलब जो ऑनलाइन वाली टीम है जिनकी मेंटरशिप में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, उनको कोटा में डिकेड्स का अनुभव है पढ़ाने का और टॉप रैंक्स निकालने का। तो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल छन के विद एक्सपीरियंस्ड मिलेगी, जिससे आपका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ सके। तो जैसे मटेरियल हो गया, आपको किसी भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, और हम इतना प्रोवाइड करेंगे आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब जो भी हम एज ए स्टैंडर्ड पैकेज मटेरियल देते हैं 99% बच्चे वो सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमें भी पता है कि हम वो जितना भी जिसे बोलते हैं ना कि बच्चा जो कर सकता है उससे ज़्यादा ही देते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होते हैं, तो हमें उन बच्चों को भी बिजी रखना पड़ता है। तो इसलिए जो मटेरियल है वो आपको ग्रेडेड मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप उसका पोर्शन कवर करते चले जाएंगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी रैंक अच्छा लाने की। फिर भी अगर बाई चांस किसी बच्चे ने बोला कि मैंने तो सारा मटेरियल खत्म कर लिया, तो भी उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल दैट वी विल ऑल्सो
दैट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड। तो उसमें कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी रिसर्च करने का जो भी चीज़ है वो आप फैकल्टी पे छोड़ो, उसके लिए बच्चों को क्यों करना? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि बच्चे डेली 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद भी सम हाउ दे आर एबल टू मैनेज जो चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर वो बच्चा अपना डेली का 1 या 2 घंटा इस चीज़ में वेस्ट करे कि मेरे को कहाँ से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कौन सा मटेरियल करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उसका बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत टाइम वेस्ट ऐसी हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ें ऑफकोर्स जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है या दूसरी बार पढ़ रहा है तो उसको तो बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें गलत डिसीजन भी लेगा कि चलो यहाँ इस बुक से मैं करना चालू कर देता हूँ। अब बुक से करना एक बच्चे ने चालू किया, उसमें 500 क्वेश्चन है। पहले बच्चा बहुत सारे जो एंथुजियास्टिक होते हैं सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन्हें 2 महीने में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है या 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, उससे पूरी प्रिपरेशन डिरेल हो जाती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं कि एक तो ओवर द ईयर्स डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उसके बाद हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, कैपेबिलिटी हो गया, एक्सपोजर हो गया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए बच्चा इज नॉट जिसे बोलते हैं ना कि इक्विप्ड टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा मेरे को मटेरियल करना चाहिए। वो सारा जो वो जो सारे नंबर ऑफ आवर्स है दैट वी आर पोरिंग इन, ताकि हर तरह के बच्चे को उसके हिसाब से जो उसका बेस्ट किया जा सकता है वो दिया जा सके, ये ठीक है। ऐसे ही जो टेस्ट होगा वो हर 15 दिन पे टेस्ट होगा, ये ठीक है, हर 21 डेज पे टेस्ट होगा। ये तो वो टेस्ट हो गया जो यहाँ पे हम ऑफलाइन सेटिंग्स में लेंगे, और सारे टेस्ट हम सीबीटी वाले लेंगे। मतलब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हैं, वो भी अपने टॉप बैचेस के 4-5 रिजल्ट सीबीटी मोड में लेते हैं, बट हम अपने सारे बच्चों के सारे टेस्ट जो हैं वो सीबीटी मोड में लेंगे, क्योंकि हमने अपनी एक कंप्यूटर लैब बना रखी है, डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है, जहां पे बच्चे से हम पूरा टेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम तो उसको कंप्यूटर के ऊपर ही देना है, तो वो नो हाउ होना, उसको हैंडल करना, उसको बहुत पारंगत होना पड़ेगा, ताकि कम से कम इस पार्ट से उसको दिक्कत ना आए। मतलब उसका सारा ध्यान केवल नॉलेज वाले पार्ट में हो, ये ना है कि माउस कैसे काम करता है, या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, बीच में कभी कंप्यूटर बंद हो गया, इस तरह की 50 चीज़ आती हैं, तो उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस उस बच्चे को पहले होता है। दूसरा, जब कोर्स फिनिश हो गया उसके बाद प्रॉपर रिवीजन इज ऑल्सो मस्ट, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड, जो भी ऑथेंटिक गाइडेंस है वो आपको यहाँ मिलेगा। ऑथेंटिक वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आजकल यू विल फाइंड कि जिन बच्चों को बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, मतलब दे माइट बी हैविंग नॉलेज, बट नॉलेज इज ए डिफरेंट थिंग दैन टीचिंग। और जो टीचिंग है वो नंबर ऑफ ईयर्स से आता है। मतलब इट कैन नॉट बी कि मैं 2 साल पढ़ाने के बाद मैं एक्स्ट्रापोलेट करके बता दूं कि हर बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जेई के अंदर फर्स्ट 10,000 बच्चों को हम बोल सकते हैं मेन आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो 10,000 बच्चे हैं उसमें से अगर हम टॉप 100 वाला बच्चा उठाएं, और जो टॉप मतलब जो लास्ट में 10,000 के आसपास आया होगा, उनके मार्क्स में लगभग आप ये बोल सकते हैं 50% का डिफरेंस होता है। मतलब अगर टॉप 100 वाले बच्चे का मार्क्स x है, तो जो 10,000 के आसपास बच्चा बैठा हुआ है उसका मार्क्स x/2 है। इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो उन दोनों के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सेम नहीं हो सकते, दोनों की रिसेप्टिविटी अलग अलग है। तो इसलिए हर बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। हर बच्चे की जो मेंटालिटी होती है वो अलग अलग होती है। सेम रैंक बैंड में भी हो सकता है कि 2 बच्चे हैं, दोनों की रैंक 1000 के आसपास है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उनकी जो सोचने का तरीका है, जो मेंटालिटी है वो अलग अलग है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ये मतलब पीसीएम की नॉलेज से ये वाली चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती कि उस बच्चे के लिए क्या बेहतर है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पढ़ के वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 3-4 महीने बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपना जो प्रिपरेशन है वो गलत ट्रैक पे स्टार्ट किया है। बट जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में इतना एग्जॉस्टिव है प्रिपरेशन, इतना टेक्निकल है कि अगर आप प्रिपरेशन में से 2-3 महीने निकाल दो, 2-3 महीने क्या 15 दिन भी निकाल दो, जैसे बच्चा कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, काफ़ी बच्चे बीमार भी पड़ते हैं क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव है, और उनको मान लिया 5 दिन का ऑफ लेना पड़ गया बीमारी की वजह से, तो वो 5 दिन को कवर करने में उन्हें 2-3 महीने लग जाते हैं। तो अगर किसी का 1 महीने का या 2 महीने का बैकलॉग हो गया तो पूरी प्रिपरेशन आउट ऑफ द ट्रैक चली जाती है। मतलब फिर चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अभी 13th में आ रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, दे विल रियलाइज कि उन्होंने ऐसा जरूर कुछ ना कुछ किया होगा 11th और 12th में, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन कन्फ्यूजन। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो मैं ऑफलाइन के लिए बना रहा हूं, बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या ज़्यादा एफिशिएंट है, आई विल से कि ऑनलाइन इज
मोर एफिशिएंट देन ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपको जब क्लास में बुलाया जाता है तो आने जाने का जो ट्रैवल टाइम हो गया प्लस क्लास के बीच में जो ब्रेक हो गया या किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो गया, उसमें पर डे चाहे बच्चा कितने भी पास से आ जाए, मतलब बिल्कुल बिल्डिंग के बराबर में हो, तो भी उसके 1-2 घंटा, कम से कम 2 घंटे तो उसका एक्स्ट्रा खर्च होता ही है। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर मान लिया बच्चा किसी महानगर में है या फिर उसका घर बहुत दूर है, तो उसे 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, जो उसका बिल्कुल अनप्रोडक्टिव टाइम होता है पूरे दिन में। अब अगर ये पूरे 1-2 साल तक चले तो नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे के पास, क्योंकि उसके लिए ये वाला टाइम बिल्कुल कट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, मतलब मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं डेफिनेटली। तो अगर ऑनलाइन में अगर 100 चीज़ें डिलीवर की जा सकती हैं, तो ऑफलाइन में एवरीवेयर इट विल बी 90-95, या कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बट फिर भी कुछ बच्चे जैसे खुद घर में बैठ के सेल्फ मोटिवेटेड होकर नहीं पढ़ पाते, तो जिनको इस तरह की दिक्कत है, ठीक है, उनके लिए हो सकता है कि नहीं पढ़ने से तो कुछ पढ़ना डेफिनेटली बेटर है, ऑफलाइन में भी है बेटर चॉइस है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो डबल माइंड में कि पता नहीं मैं ऑनलाइन कर पाऊंगा या ऑफलाइन कर पाऊंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं तो मतलब हम तो अपनी तरफ से यही बोल सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू, अगर आपको दोनों ही टेस्ट लेने हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप ऑफलाइन में यहाँ पे एडमिशन लीजिए और ऑनलाइन की फ़ीस जमा कर दीजिए, मतलब 30,000 आप डिपॉजिट कर दीजिए। 1 आध हफ्ते पढ़ के देखिए आप आराम से, अगर आपको वाइफ बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जयपुर के बाहर से आते हैं, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज सेट, क्योंकि घर से बाहर निकलते समय, निकलने से पहले बहुत सारी मिसकंसेप्शन होते हैं कि मैं तो आराम से हैंडल कर दूंगा, फिर यहाँ पे आके मतलब आउट ऑफ द स्टेशन अपने घर से बाहर आके बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस होती है, इस तरह की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, या किसी को खाना सूट नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो तो जब ही होती है जब हम उसको फेस करें तभी समझ में आता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जो बीच में कंफ्यूज है, तो मैं उसको बस यही बोल सकता हूँ, आप 30,000 जमा कीजिए, 1 आध हफ्ते क्लास कीजिए। अगर आप ऑफलाइन में आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ गुड एंड आई कैन मैनेज इट ईच एंड एवरीथिंग, तो आप रिमेनिंग फीस जमा करके ऑफलाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं। दिस मच आई कैन डू। ठीक है, एक्सपीरियंस मेंटरशिप, जैसा मैंने बोला कि जो मेंटरशिप है उसमें जो भी टीचर्स है, जैसे AL के सर हो गए, ABJ सर हो गए, NS सर हो गए एंड माई सेल्फ, कोटा में डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, हर तरह के बच्चे को देखा हुआ है, मतलब टॉप 10 से लेके टॉप 1 लाख वाले बच्चे को भी पढ़ाए हुए, तो वी अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, और उसी के हिसाब से 24 घंटे हमारा यही रिसर्च चलता रहता है कि इस बार जो पेपर आया है उसमें से क्या क्या लर्निंग चीज़ें हैं, और वो हम अपने सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी हिसाब से मटेरियल को बताया गया है। तो इसी मेंटरशिप की गाइडेंस में ये वाले सारे बैचेस रन होंगे। देन फोर्थ थिंग इज कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट वर्सेस कंपटीशन। जैसे काफ़ी जगह एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर बड़ा इंस्टीट्यूट है तो बड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे ब्रांड बनाने के बाद जो फैकल्टी है उन पे यूजली ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात जाती है। इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें आई गेव सर्टेन थिंग्स की ये क्वेश्चन जेई ने पूछा गया और ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट ने उनको गलत सॉल्व किया है। ये ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद यू कैन फाइंड कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट हैं सबके चैनल पे वो गलत ही सॉल्व है। तो मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बार अगर पता भी लग गया है कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत सॉल्व किया तो दे शुड बी एबल टू मैंड इट, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, जैसे हॉस्पिटल जैसी चीज़ है, वहाँ पे भी आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड में ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल तो इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। वहाँ तो हो सकता है कि कुछ मशीन्स करोड़ों की आती हों, तो एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड ना कर पाए, नॉर्मल डॉक्टर अफोर्ड ना कर पाए उसको लगाना, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे तो प्योरली नॉलेज है, और नॉलेज अगर आपके पास है, डिलीवर करने का तरीका है, इंटेंट है, तो यू कैन डिलीवर। उसके लिए हमें कोई मशीनरी नहीं चाहिए। तो बड़ा कॉर्पोरेट है या छोटा कॉर्पोरेट है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जैसा मैंने बोला कि वी हैव कॉन्फिडेंस इन आर टीम, इन आर सिस्टम, इसीलिए सारा कुछ ओपन है हमारा यूट्यूब चैनल पे कि जो भी टीचर्स है वो किस तरह का पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें किसी से कुछ छुपाना ही नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि हम पहले फीस ले लें और फिर हम बोलेंगे अब तो बच्चा फंस गया, अब कहाँ जाएगा, अब तो इन्हीं टीचर से काम चला ले। इस तरह की चीज़ नहीं है विच यू विल फाइंड इन बिग कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और जो ये वाली कॉर्पोरेट वाली चीज़ें हैं उसका, जैसा मैंने बोला, आई नीड नॉट टू से
कि मल्टी बिलियन डॉलर्स के जो यूनिकॉर्न हैं ये, ठीक है, इस हिसाब से तो उनको अभी तक ये पूरा जो सो कॉल्ड बच्चों का चंक है उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें धराशायी हो गई, क्योंकि जो चीज़ लॉजिकल नहीं है, अगर आप केवल प्रॉफिट के ऊपर भागोगे तो फिर वो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं रहती हैं। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो धराशायी हो चुके हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन धराशायी होने के प्रोसेस में हैं। एंड बहुत सारे का मतलब मैं एक और दो नहीं बोल रहा हूँ, जो भी स्टैब्लिश नाम है, बड़े बड़े नाम जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होगे, वो लगभग फेल होने की कगार पे हैं, और एक दो नाम तो आप भी बोल दोगे ये वीडियो देख के। नो लॉफ्टी प्रोमिसेस का मतलब ये है कि वी आर इसेंशियली टीचर्स, मतलब जो भी हमारे फाउंडर्स हैं वो अल्टीमेटली तो टीचर्स ही हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा केवल एक पर्पस है बिजनेस, बिकॉज वी वांट टू रन ए कंपनी जस्ट लाइक एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नॉट ए कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट। इसका मतलब हम ये बोलेंगे, जो ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग, मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि अगर मान लिया 5 साल बाद भी अगर कोई बच्चा मिलता है, 5 साल बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैच्योर हो गया होगा, नाउ ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा था इमोशनली या और कुछ चीज़ें बोल के, तो उससे भी हम आंख मिला के बात कर पाएँ, क्योंकि मैंने कभी गलत गाइडेंस नहीं दी, केवल मैंने कभी अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोली कि जिसको उसको इमोशनली मैनिपुलेट करना, एक सर्टेन डायरेक्शन में लेना। तो हमारा जो थीम है वो एग्जैक्टली यही है कि कोई भी इस तरह का प्रॉमिस नहीं करते हैं कि विच इज़ नॉट फीजिबल। जस्ट लाइक जैसे मार्केटिंग लोग बोलते हैं कि शुरू में कैसे भी एक बार अंदर ले आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। यहाँ पे आई विल नॉट से कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, केवल इस चीज़ से सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का या टीचर का जो रोल है वो 10% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो नहीं सिलेक्शन होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको उस 10,000 में आने के लिए बाकी के जितने भी 12,90,000 लोग हैं उनको बीट करना ही पड़ेगा, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं। कोई शॉर्टकट बता रहा है, पागल बना रहा है। कोई ये बोला है कि स्ट्रेस फ्री होके 6-7 घंटे पढ़ाई करके सिलेक्शन हो जाएगा, पागल बना रहा है। एक्सेप्शन माइट बी देयर, बट एक्सेप्शंस होगा, वो मिलियन में एक बच्चा होगा जो गॉड गिफ्टेड टाइप होगा और जिसको 6 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज 99.999999 जितने लाइन लगाना चाहो उतने % बच्चों को तो हार्ड कोर मेहनत करनी पड़ेगी, डेली 10 से 12 घंटे एफर्ट डालने पड़ेंगे। और ये उस वाले बच्चे की बात करें जिसकी रिसेप्टिविटी अच्छी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बिल्कुल एवरेज सी रिसेप्टिविटी बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि 12th का बोर्ड देने वाले तो मे बी 1 करोड़ लोग होंगे शायद इंडिया में, मे बी और ज़्यादा लोग होंगे। उनमें से 10-12 लाख बच्चे ही जेई में, मतलब जेई में तो 12th वाले बच्चे भी होते हैं और रिपीटर भी होते हैं। उनमें से हार्डली आई वुड से कि 6-7 लाख स्टूडेंट ही डेयर कर पाते हैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना भी। तो उस 6-7 लाख बच्चों में आने के लिए, मतलब उतना डेयर करने के लिए एक समथिंग एक्स्ट्रा तो हो ही गया, तो एवरेज से तो बहुत ऊपर वैसे ही हो गए जो केवल अटेम्प्ट करने का भी सोचते हैं। उन 6-7 लाख बच्चों में भी जैसा मैंने बोला कि पहले लगभग 30-40 हज़ार जो बच्चे हैं वो एनआईटी में सेट हो जाएंगे। पहले जो 10,000 बच्चे हैं, फर्स्ट 10,000 आईआईटी में, उसके नेक्स्ट 30,000 40,000 एनआईटीज़ में। तो जो कंपटीशन का लेवल है दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कोई भी दुनिया की ताकत इस कंपटीशन को बाईपास नहीं कर सकती, मतलब फेयर मीन्स को यूज़ करके। तो उसका मतलब है कि बच्चे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई विल नॉट से कि केवल हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 10 से 12 घंटे देरी देने पड़ेंगे। जो जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं ये ठीक है, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे को क्यों दिया जा रहा है काम, बट अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। जितना परसेंटेज ज़्यादा आप उसको कवर कर पाओगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, उतनी ही आपके जो पोटेंशियल के हिसाब से रैंक है उतनी ही बेटर आएगी। तो आई वुड से ऑन दिस। नेक्स्ट इज डिजिटल लाइब्रेरी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आता है तो ऑफकोर्स क्लासेस रन होगा ऑन एंड एवरेज 1.5 घंटे की 3 क्लासेस हैं, तो और बीच में ब्रेक लगा के लगभग 5 घंटे की क्लासेस होगा। उसके बाद भी अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। वी हैव ए डिजिटल लाइब्रेरी। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के बच्चा पढ़ सकता है। और कंप्यूटर मैंने इसलिए बोला है कि वहाँ पे वो चाहे तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता है, चैप्टर टेस्ट दे सकता है, कुछ चीज़ उसका वीक है तो वो उसको पहले से करके रख सकता है। इस तरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। या फिर किसी बच्चे का कुछ मिस हो गया, मान लिया 2 दिन बीमार पड़ गए, कहीं जाना पड़ गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। ईच एंड एवरी टेस्ट, जैसे मैंने बोला, वो सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जैसा एक्चुअल टेस्ट होता है। और ये वाली चीज़ आप जाके पता कर लेना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी सारे टेस्ट वो सीबीटी नहीं देते हैं। इस
का जो टूर है उसका वीडियो हम लिंक में डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या और फायदे हैं। तो कंपटीशन एडवांटेज के बारे में मोस्टली तो मैंने बात कर लिया है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ और हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग स्टूडेंट्स नीड ओवर बिजनेस। सेकंड थिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर ऑल एकेडमिक नीड्स, मतलब आपको किसी भी एक मिनट भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो फॉर्म फिलिंग होती है उसमें भी हमारी टीम हेल्प करती है, जो जब जब फॉर्म आते हैं कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, उन सब चीज़ों में यू विल गेट ऑथेंटिक गाइडेंस ओवर हियर। टेलर योर लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बच्चों को ऐसे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ रहा है जिसका मे बी एक सब्जेक्ट बहुत वीक होने की वजह से उसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से ऑनलाइन कोर्सेज का जो एक्सेस है वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, उसकी हेल्प से आप टेलर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यूजली ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है कि एक इनहोमोजीनियस बच्चों को एक बैच में पढ़ा दिया जाता है, उसमें एक बच्चा वो भी हो गया जिसने कभी नहीं पढ़ा और एक बच्चा वो भी हो गया जिसने खूब अच्छा पढ़ा है। तो जो भी टीचर पढ़ाता है वो बेसिकली मीडियन लाइन लेता है, तो उससे क्या होता है कि दोनों बच्चों का एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। जिसने कभी नहीं पढ़ा ऑफकोर्स उसे बेसिक से ज़्यादा इलस्ट्रेशन करा के चीज़ें करानी चाहिए, और जिसको अच्छा खासा एक्सपोजर है उसको फिर बहुत सारी बेसिक चीज़ें कराने का मतलब क्या है कि उसका हम टाइम किल कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो हायर एंड के ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो उसकी रैंक बेटर आएगी। तो वो एक नॉर्मल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, नॉर्मल से मतलब जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपने सुने वहाँ पॉसिबल नहीं है। लोकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो ऑफकोर्स बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो 3 टीचर पूरे साल पढ़ा दें यही बड़ी बात है। उसके बाद आती है कि क्वालिटी कैसी है, उसके बाद आते हैं कि प्रोसेसेस कैसे हैं, वो टेस्ट ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे दिस फैसिलिटी यू आर हैविंग के अगर किसी बच्चे को मान लिया केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं तो उसका रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है कि वो लैब में बैठ के पहले से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ करके अपने उस सब्जेक्ट को शार्पन कर सकता है। और किसी सब्जेक्ट में उसे लगता है बहुत अच्छा है तो केवल हाई एंड के क्वेश्चन करने, तो दोज क्वेश्चंस आर आल्सो अवेलेबल टू। तो दिस इज ए ह्यूज एडवांटेज। देन आई विल से कि सिंसियर स्टडी, नो टाइम वेस्टेज। आज की डेट में यू विल फाइंड, मतलब अगर हम मोटा मोटा अगर एक जैसे कौन बनाए तो इट इज़ लाइक कि जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो जैसे इस साल मेंस का एग्ज़ाम 13 लाख बच्चों ने दिया था, जो सिंसियरली तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि आईआईटी एडवांस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो लगभग 2 लाख बच्चे होते हैं, ये ठीक है, लगभग 2 लाख। तो ये सिंसियरली स्टडी करने वाले बच्चे हो गए, मतलब इसको हम बोलते हैं स्टडी करने वाले बच्चे हो गए। जो सिंसियरली कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं, ये ठीक है, जिनका मतलब आई वुड से एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली ऑलवेज देयर, बट अगर पहले 10,000 में आना है, अगर मेन आईआईटीज़ में जाना है तो पहले 10,000 के अंदर एक रैंक आनी चाहिए। उस 10,000 की रैंक में दावेदारी करने वाले जो बच्चे हैं वो हम बोल सकते हैं कि लगभग 25-30 हज़ार होते हैं, ये ठीक है, 1000। उसका मतलब क्या है कि 25 से 30 हज़ार बच्चों में नॉलेज वाइज वो पोटेंशियल है कि वो पहले 10,000 में आ सकते हैं, ये ठीक है। बट किसी ने मान लिया कहीं गड़बड़ कर दिया, किसी ने जैसे कोई टाइम वेस्ट कर दिया, गलत गाइडेंस के चक्कर में उसका टाइम वेस्ट हो गया, किसी ने कोई बुक करना चालू कर दिया, उससे उसकी प्रिपरेशन डिरेल हो गई, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस आते हैं। या फिर किसी टाइम पे तो बच्चों की कोई दिक्कत भी नहीं है, ये ठीक है, फैकल्टी ही क्लास नहीं ले रही, ये ठीक है। बहुत सारे ऐसे इस साल बहुत सारे न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है कि फैकल्टी ने कोर्स ही पूरा नहीं कराया। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं वो मतलब उनकी अपनी गलती नहीं होते हुए भी ऐसे करते हैं। और लास्ट का हम बोल सकते हैं ये 10,000 है जो आईआईटीज़ में जाएंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो इनका जिसे बोलते हैं ना कि हार्ड वर्किंग लेवल है या हार्ड वर्किंग करने की जो कैपेसिटी है या फिर जो मोटिवेशन लेवल है वो सेम नहीं हो सकता, ये ठीक है। इससे इन बच्चों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे ही जो सिंसियरिटी लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बच्चे का कैरियर का साल है, ये हमें सबको समझ में आना चाहिए कि ये जो 2 साल हैं ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, और जो बच्चा यहाँ पे मेहनत करेगा वो लाइफ लॉन्ग एक तो मेहनत करने की उसको आदत पड़ जाती है, ठीक है। इवन इफ आई हैव सीन कि किसी बच्चे ने 2 साल बहुत तैयारी की या फिर 1 साल बहुत अच्छी तैयारी की, अपना पूरा 100% दे दिया, बट समहाउ एग्जाम वाले दिन उसके साथ कुछ भी मिसहैप हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे बहुत सारे बंदों के सिर में दर्द हो जाता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, तो भी आगे जाके वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज उन्होंने ये वाली कैपेबिलिटी गार्नर कर ली कि आप एनालिटिकल स्किल्स उनकी अच्छी हो गई। उन्होंने लगातार सस्टेनेबिलिटी के मॉडल पे लगातार 10-12 घंटे पढ़ना, मतलब
2-4 दिन पंप अप होके तो कोई भी पढ़ सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको पूरे साल तक, या फिर जो बच्चा 11th में आ रहा है 2-2 साल तक वो 10-12 घंटे पढ़ना, ये अपने आप में आई वुड से कि एक्स्ट्रा ह्यूमन कैपेबिलिटी है। जिन्होंने ये डेवलप कर दिया वो लाइफ में, मतलब अगर मेन आईटी में किसी भी रीज़न से नहीं भी जा पाए तो भी वो सक्सेसफुल होंगे। ये ठीक है। अब ये सब चीज़ें बोलने का मतलब क्या है? तो जो जेई की प्रिपरेशन है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है। और एग्जॉस्टिव क्यों है? जैसा मैंने बोला कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की डेट में थाउजेंड्स है। ये ठीक है। पर चैप्टर, मतलब यू हैव 30 चैप्टर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ द क्वेश्चंस आर अवेलेबल। तो उसमें कुछ इजी आएंगे, फिर कुछ मॉडरेट आएंगे, फिर टफ आएंगे, फिर और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, ये ठीक है। आज की डेट में ये नहीं है कि वहीं बैठ के हम हर क्वेश्चन पे फ्रेशली सोच रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब यू विल फाइंड कि अगर आप बहुत सारे टीचर्स को भी एक एग्जाम लिखने के लिए दे दीजिए जेई का उठा के, तो उससे ज़्यादा स्पीड से जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं वो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ऑफ कोर्स एज का भी एक फ़र्क होता है कि ब्रेन बहुत शार्पली वर्क कर रहा होता है, कैलकुलेशन स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, वो पूरे 2 साल तक मेहनत करने पर डेवलप होती है। तो कंपटीशन इतना रेजर शार्प है कि वन कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी टाइम। जिस बच्चे को ये पता है कि अगले 30-40 साल का कैरियर मेरा इसी 2 साल पे डिपेंडेंट है, एंड जो मोटिवेटेड है वो लग के मेहनत करता है और वो यहाँ पे इवेंचुअली लैंड अप हो जाता है। ये ठीक है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर 13 लाख लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से मान लिया अगर हम इनको 30,000 या 40,000 बच्चों को भी बोल दें कि ये सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो प्रिपरेशन के नाम पे टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं, जो जिनको मतलब जबरदस्ती डाल दिया गया है, या फिर जिनका एस्पिरेशन लेवल तो है बट मोटिवेशन लेवल नहीं है, वो फिर ये बोलते हैं कि हमें क्लास में चुटकुले सुनाने चाहिए, ये ठीक है, हल्का फुल्का होना चाहिए। देखो सीधा सा ब्रूटल ट्रुथ ये है कि हंसी खुशी प्रिपरेशन नहीं होगा। ये ठीक है। एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, जैसे मैंने बोला गॉड गिफ्टेड सम एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। प्रिपरेशन इज़ वेरी ब्रूटल। मतलब शरीर से सारा कुछ निचोड़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा 12 घंटे डेली पढ़ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर, इट इज़ समथिंग, मतलब इट इज़ नॉट, इट कैनॉट बी डन बाई ईच एंड एवरी वन, इट इज़ दैट इज़ फॉर श्योर शॉट। ये ठीक है। तो अगर मान लिया एक बच्चा, 2 बच्चे सेम IQ का है, एक बच्चा हर क्लास में मान लिया वो ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ पे 1.5 घंटे में 30 मिनट तक चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, या फिर टीचर अपनी स्टोरी सुना रहा है, ये सक्सेस स्टोरी सुना रहा है, सुनने में तो अच्छा लगता है कि मोटिवेशनल चीज़ है। ये ठीक है। इक्का दुक्का बात चलता भी है, बट पूरे साल तक ये चीज़ अगर चल रही है, तो जो सेम IQ के बच्चे हैं दोनों, और एक बच्चा जो सिंसियर इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहा है, उन दोनों के जो पाथ हैं आगे जाके हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये वाला बच्चा पहले लाख में भी नहीं मिलेगा, ये वाला बच्चा 10,000 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि मतलब ये मैंने इसलिए बोला कि आप ये देखोगे कि ऑनलाइन हजारों लाखों बच्चे बोलेंगे नहीं, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो लाइट होना चाहिए, हंसी खुशी होनी। तो जो हजारों लाखों में, तो आप ये परसेंटेज ही देख लो ना। मतलब इनमें से जो 13 लाख बच्चे एग्जाम देते होंगे, इसमें लास्ट के जो 3-4 लाख बच्चे होते हैं उनके 0 मार्क्स भी नहीं आते होंगे, उनके नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। तो अगर वो 1 लाख बच्चे ऑनलाइन जाके ओपिनियन देने लगे, और ऐसे ही बच्चे ऑनलाइन जाके ज़्यादा ओपिनियन देंगे, क्योंकि ये वाला बच्चा तो पढ़ रहा होगा, ये ऑनलाइन आपको मिलेगा ही नहीं, और ये होगा भी तो परसेंटेज में इतना कम होगा कि इसकी बात हमें लगेगी एम्पलीफाई कहाँ से हो रही है, वो जो नॉनसेंस है वो एम्पलीफाई हो रही है। दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए टीम कंपटीशन क्या करता है कि केवल सिंसियर पढ़ाई कराता है। ये ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे, ये ठीक है, जिनको ये फील हो कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कुछ भी लूज़ किया, मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मान लिया, जैसे हम बोलते हैं कि पूरी एक कहानी बिल्डिंग होती है जब हम डेप्थ में पढ़ाते हैं, कि पहले एक चीज़ पढ़ाई, फिर उसके बेसिस पे कुछ और पढ़ाए, फिर और पढ़ाया, मतलब टेम्पो हाई होता चला रहा है। और बच्चे का जैसे अंडरस्टैंडिंग है, जो फोकस है वो बढ़ता चला जाता है कि अच्छा अब क्या बोला, अब क्या बोला। अगर हमने बीच में एक चुटकुला उसमें छोड़ दिया और मान लिया सो कॉल्ड इन्वायरमेंट को लाइट करने की, तो वो जो पूरी डेप्थ बिल्ड की गई तो जीरो हो गई एकदम। अब उसको फिर जीरो से वायरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो यूजली जो ये वाली चीज़ें बोलते हैं ना कि क्लास में लाइट माहौल होना चाहिए, चुटकुले चलने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, वो नॉन सिंसियर बच्चे बोलते हैं, जिनका 99% वाले बच्चों का कोई मतलब 99% ऑफ दीज पीपल विल नॉट गेट सेलेक्टेड फॉर श्योर। ये हमें समझ में आना चाहिए। प्रिपरेशन इज ब्रूटल एंड वी शुड बी रेडी फॉर दिस।
जितना जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई बाकी मेरी उम्र के ही बच्चे हैं जो 12 घंटे, मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, ये ठीक है, और कंसिस्टेंट बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए। बिहार से आए हुए बहुत सारे बच्चे इतने हार्ड वर्किंग में मैंने देखे हैं कि वो 16 आवर्स फॉर 6 मंथ लगातार पढ़ते रहते हैं, एंड दे आर नॉट पासिंग टाइम, दे आर, ऐसे नहीं कि केवल वो बुक देख रहे हैं, वो खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ठीक है। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनका जिसको आईक्यू बोलते हैं या रिसेप्टिविटी लेवल बोलते हैं, बहुत एवरेज होते हुए भी उन्होंने टॉप 100 टॉप 200 में रैंक लाए हैं, क्योंकि आज की डेट में ये पॉसिबल है। 90s में तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता था, ये ठीक है, आज की डेट में पेपर उतना टफ नहीं आता, क्योंकि एक तो हमें बहुत ज़्यादा रैंक देनी होती है ऑफ कोर्स, और नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। तो आज की डेट में एक हार्ड वर्किंग जो बच्चा है वो मेहनत से किसी भी रैंक तक पहुंच सकता है। 90s में ये बोलना डिफिकल्ट था। 90s में तो एक आईक्यू होना ही चाहिए सर्टेन लेवल से ऊपर, तभी बच्चा वो टॉप 100 टॉप 200 क्रैक होगा, बट आज की डेट में वो मेहनत से भी किया जा सकता है। तो भले ही इंस्टेंटली हमें बच्चों को ये ना फील हो रहा हो कि यहाँ पे बड़ी बोरिंग सी पढ़ाई हो रही है, केवल पढ़ाई पढ़ाई की बात चलिए, बट ही विल अप्रिशिएट दिस आफ्टर 2-3 ईयर्स, ये ठीक है, जब वो अपने जब वो मैच्योर होगा, उसे चीज़ें समझ में आएंगी कि किस चीज़ का क्या आउटपुट था। तो एट द कॉस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी वी फोकस ऑन स्टूडेंट का फ्यूचर, मतलब हम ये चाहते हैं कि बच्चा 5-10 साल भी बाद भी अगर हमारे बारे में सोचे तो उसको समझ में आए कि देवर द पीपल जिन्होंने रियल गाइडेंस दिया, इट वॉज नॉट मार्केटिंग गिमिक या इस तरह की चीज़ें करना, ये जरूर समझ में। दूसरा चीज़, एक बहुत सेइंग है कि अब मैन इज़ आइडेंटिफाई विद हिज कंपनी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नॉन सिंसियर बच्चों के बीच में रहें तो उस तरह की फेलियर को देख के हमारे लिए फेलियर नॉर्मलाइज हो जाती है। उसका मतलब क्या है कि फिर मेरे को लगता है कि मेरे मार्क्स कमा रहे तो कोई बात नहीं, सभी के मार्क्स कमा रहे अगर हम उस ग्रुप में होंगे, बट अगर हम सिंसियर स्टूडेंट के साथ होंगे तो फिर मेरे को लगेगा कि यार ये सब लोग अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 11 घंटे तो फिर मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो सेम लेवल का जो बच्चा है, सेम आईक्यू के जो बच्चे हैं, अगर उनकी सोहबत जिसे बोलते हैं ना कि संगत अगर अलग अलग है तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अलग अलग होंगे। इन कंपटीशन वी हैव ट्राइड टू क्रिएट जैसे इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली हो डेफिनेटली, बट स्टूडेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो उसका एक एक चीज़ पे काम किया जा सकता है एकेडमिकली, उसी पे फोकस होना चाहिए ताकि बच्चा अपना बेस्ट दे पाए। नेक्स्ट इज लीडर इन इनोवेशन का मतलब ये है कि बिकॉज वी आर ऑल्सो इन ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसका फ़ायदा भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को मिलता है। एंड डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, मतलब अगर कोई बच्चा जैसे आजकल जो प्रिपरेशन है, जो जेई का एग्ज़ाम है वो बेसिकली स्टेज्ड एग्ज़ाम हो गया कि पहले एक मेंस बनाया, फिर मेंस 2 आया, फिर एडवांस आया, तो इट इज़ नॉट लीनियरली कोरिलेटेड। जैसे पहले होता था एक एग्ज़ाम दो बस खत्म सारी टेंशन। अभी तो क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, अपनी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी एक्सपोजर है उसके हिसाब से। तो उसी के हिसाब से वी हैव मेड सो मैनी टेलर्ड कोर्सेज कि अगर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, मतलब एक सिंगल बच्चे का रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल्सो वी कैन कैटर, विच इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। वो तो बोलेंगे अरे पढ़ो अपने आप हो जाएगा, और दिमाग लगाओ। अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेके पहुंचेगा कि मेरे पास पहले से एक्सपोजर नहीं है, इस चैप्टर में मैंने को तो 12वीं में नहीं पढ़ाया गया, तो दे विल से कि बिकॉज उनके पास बैंडविथ नहीं है। मतलब उनकी कमाई कैसे होती है कि एक बैच में बहुत सारे बच्चों को बैठा के एक ही टीचर से पढ़वाना, दे कैन नॉट अफोर्ड कि हर बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको सोल्यूशन दिया जा सके। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट वाइबल फॉर देम, बट हमारे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे लिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम हर बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से टेलर्ड चीज़ें दे सकते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो ऑफलाइन का है वहाँ तो ऑफकोर्स पढ़ेगा ही बच्चा, वहाँ तो पूरा चीज़ मिल रही है, बट अगर कुछ उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो दैट वी कैन प्रोवाइड थ्रू आर इनोवेटिव कोर्सेज। जो हमारी कोर्स की लाइन है ऑनलाइन में, जिसका एक्सेस ऑफलाइन वाले बच्चों के पास भी है, आई एम प्राउड टू से कि उतने कोर्सेज बाकी के सारे इंस्टीट्यूट में मिला के भी नहीं होंगे जितने टाइप के कोर्सेज हमने बना रखे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नोबल इंटेंट जेन्युइन एडवाइस सोशल वर्क। इसका मतलब ये है कि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया था उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 2014 में हमने अपना चैनल स्टार्ट किया और उसमें जो भी कोटा के टॉप बैच में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी फैकल्टी टीम ने टॉप बैचेस में पढ़ाया हुआ है, तो वो जो लेवल का कंटेंट होता है बिल्कुल जीरो से लेके एक्सट्रीम टॉप 10 रैंक को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल होता है वो सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखा है। तो इवन अगर किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल दिक्कत है तो भी वो नॉलेज यहाँ से पूरा गेन कर सकता है। तो जिस
थिंकिंग से हमने वो चीज़ स्टार्ट किया, दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन आर ऑफलाइन बैचेस। तो इनरोल कैसे कर सकते हैं? तो बेस्ट थिंग तो ये है कि आप हमारे सपोर्ट पे बात करो, दे विल गाइड यू, टेट्रा 8 टेट्रा 021 या फिर 7410900901906906 या 908 लास्ट में कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए इस कोर्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रिपरेशन डूज एंड डोंट्स एंड मिसकंसेप्शन और मिथ का मतलब ये कि कुछ कुछ पॉइंट तो मैंने जैसे यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया, बट अगर मैं 11th वाले बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जा रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे। तो अगर मेरे को पहले से ही पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर टू फेस दैम, क्योंकि डिफिकल्टी प्रिपरेशन में आएगी, तो उतार चढ़ाव आएंगे। किसी दिन यू विल बी फीलिंग इलेटेड, किसी दिन यू विल बी फीलिंग डाउन, तो दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग। स्पेशली जो 11th में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, देखो बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले CBSE के अंदर ही 2-3 लाख बच्चे होते हैं, ये ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा 100 में से 100 आते हैं, तो वो तो 2 लाख बच्चों का है केवल CBSE के अंदर। तो आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, बट आई एम सेइंग कि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वी आर गोइंग टू फेस। अभी तक आप जो कॉम्पीट कर रहे थे वो मे भी अपनी क्लास के अंदर या अपने शहर के अंदर कर रहे होंगे, अभी आपको ग्लोबल लेवल पे compete करना है, पूरे नेशनल लेवल पे compete करना है। और ये तो मैंने CBSE बोर्ड बताया, उसके बाद यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, इसके बच्चे अलग हो गए। प्लस देयर इज मतलब डेफिनेटली जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं उसका एक हम सर्टेन पर्सनैलिटी बता सकते हैं, ही विल बी हार्ड वर्किंग, ही विल बी डिसिप्लिन, तभी इतने ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसके इवन बोर्ड्स में भी। बट काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ब्रेन शार्प है, बट दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज टू मैनी थिंग्स। तो आई हैव सीन कि किसी बच्चे के 75% मार्क्स रह गए, बट उसकी जेई में रैंक 100 के अंदर आई है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद दिस थिंग। तो बहुत तरह के मिसकंसेप्शन होंगे जो प्रिपरेशन के दौरान टूटेंगे। तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, भले ही आप 11th में पढ़ रहे हो या फिर कुछ बच्चे 13th में पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। तो आप कहीं पे भी पढ़ो, बट उस वीडियो को एक बार जरूर देखो। तो 11th वालों के लिए अलग है और 13th वालों के लिए अलग है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि जो यूजुअल गलतियां हैं वो आप ना करो। दूसरा, देखो कहने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का वो गलतियां करेंगे ही करेंगे, बट अगर आपने वो वाली चीज एक बार सुन रखी है, तो जब आप वो गलती करोगे देन यू विल बी एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, कि ये तो मेरे को पहले बोला गया था। देन यू विल बी एबल टू कोर्स करेक्ट इन टाइम। वरना ऐसा होगा कि बहुत अगर हम दूर निकल गए मेन लाइन से, तो शायद हम कभी वापस ही ना पाए अपनी जो सिलेक्शन वाली लाइन है उसके ऊपर। तो ये वीडियो जरूर देखें। 11th वालों के लिए अलग है, 12th और 13th वालों के लिए अलग है। So all the very best. I hope this video will be useful and you will be taking best informed decision अपने करियर के लिए। और जो भी आगे आने वाले साल हैं, ये ठीक है, इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट समझिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, पेशेंट रहेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो इसके रिटर्न्स आपको लाइफ लॉन्ग आएंगे। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवर टीम विल ट्राई टू आंसर। और अगर आप वाले और कहीं भी पढ़ रहे हो और 1 महीने बाद भी आपको डाउट आता है, तो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर और वी विल ट्राई टू गिव यू द जेन्युइन एडवाइस, विल बी द बेस्ट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।